नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे चरण में करीब 400 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव खुद सभी नेताओं को करेंगे प्रशिक्षित। तो तेजस्वी यादव ही तमाम जो नेता हैं उन्हें खुद प्रशिक्षित करेंगे और उत्तर बिहार की जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव लेंगे भाग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी के सरकारी आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो लगातार अगर हम बात करें तो आरजेडी अपनी शाख मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है और अब दूसरा चरण जो है वो आरजेडी शुरू करने वाला है। लगभग 400 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव खुद सभी नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे। तो बड़ी खबर आरजेडी खेमे से सामने आ रही है, जहां फिर से एक बार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आरजेडी अपनी शाख को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है और ये दूसरी बार फिर एक बार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजद कर रहा है, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होने हैं, डेट भी ऐलान तय हो चुके हैं, ऐलान भी हो गया, उम्मीदवारों को भी उतार दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर एक बार राजद फिर से उन सभी कार्यकर्ताओं को कर रही है और राजद की बुनियादी चीजें उन्हें समझाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये दूसरी बार देखा जा रहा है कि शिविर लगाया जा रहा है 1 महीने के अंदर, जिसकी अध्यक्षता जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। पूजा, उत्कर्ष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा हम माने कि उपचुनाव में जीत को लेकर के ये एक तैयारी है, ताकि जिस तरीके से इस दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, ऐसे में किस तरीके से जो वोटर हैं उन्हें प्रभावित करना है और किस तरीके से आरजेडी को मजबूत करना है उपचुनाव को लेकर, इसकी भी तैयारी होगी। पूजा, तरीके से कई बार देखा गया प्रशिक्षण शिविर में तमाम कार्यकर्ताओं को समझाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से आगे की रणनीति चुनाव में तय करनी है। इसको लेकर आज भी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने वाले हैं तेजस्वी यादव। वहां पर प्रशिक्षण शिविर में तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अब देखा जा रहा है जिस तरीके से अंतर कलह बढ़ गई है महागठबंधन में, बिना कहा जा सकता है कि बिना पूछे कांग्रेस से दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और उसके बाद अब जो कांग्रेस है तो वो कहीं ना कहीं राजद से बगावत कर रही है। उन्होंने भी साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और कहा है कि हमसे बिना पूछे दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं यह जरूर गलत किया है राजद ने। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे, जहां आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और लगभग 400 प्रतिभागी जो है इसमें शामिल होंगे। साथ ही खुद तेजस्वी यादव सभी नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे। आज सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत का निपटारा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने वाले हैं और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान सीएम नीतीश लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरपुर से, जहां शराब पार्टी में पुलिस ने छापेमारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब पार्टी में पुलिस ने छापेमारी की है और पुलिस पर हमला कर पूर्व मुखिया जो है वो फरार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल एसएसपी के निर्देश पर 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पूर्व मुखिया समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल सदर थाना के सुस्ता गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता
छापेमारी के बाद पुलिस पर भी हमला किया गया। तो अब इस मामले को लेकर के पुलिस ने आपको बता दें कि कार्रवाई किया है और जिस तरीके से जो पूर्व मुखिया है वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ कोतवाली पुलिस की जांच शुरू हो गई है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए केस में तहकीकात शुरू कर दी गई है। पैसे लेकर टिकट नहीं देने के मामले में तेजस्वी, मीसा भारती के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रवक्ता राजेश राठौर और स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे शिवानंद मुकेश के ऊपर केस दर्ज किया गया है। इस कड़ी में कोतवाली पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने वाले वकील संजीव सिंह को भी नोटिस भेजा गया है। और एक और बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई है। बड़ी खबर सासाराम से, जहां ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सासाराम से। दरअसल एक ही परिवार के थे सभी मृतक, ये सभी लोग एक ही परिवार से थे और ये सभी वाराणसी से लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां चेनारी के सावरवाद एनएच पर यह घटना हुई है, सावराबाद एनएच पर यह घटना घटी है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटना में एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रक और कार की यह भीषण टक्कर हुई है और टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। तो ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल भी बताया जा रहा है। दरअसल ये सभी एक ही परिवार के थे और आपको बता दें कि ट्रक और कार की टक्कर के बाद से एक परिवार के जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो गई और एक घायल बताए जा रहे हैं। पटना से आ रहे थे, शादी ब्याह के मैटर में गए थे और सट्टा बयाना करने के लिए, और बीच रास्ता पर ट्रक खड़ा हुआ था, रॉन्ग साइड एकदम समझ लीजिए, और लोग से अगला से लाइट मिल रहा था, नहीं मिला, इसलिए पीछे से मार लग गया। क्या चीज से थे ये लोग? इटिका से थे। कार से? हाँ। कहाँ पर ये घटना हुआ है? सबराबाद। तो क्या इन लोग का मौत वहाँ घटनास्थल पर हो गया या इलाज? 3 लोग वहाँ घटनास्थल पर मौत हो गया। 3 लोग का? 1 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ आप आए तो 1 लोग यहाँ से रेफर कर दी, तो रास्ते में जाते जाते इस पार कर गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है? ये मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां है, जिस तरीके से घटना हुई है, एक ही मोहल्ले के 4 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई है, जिसमें आलमगंज सासाराम के आलमगंज के निवासी बताए जा रहे हैं दिवाकर साहू, अशोक कुमार, कृष्णा कुमार तथा अशोक कुमार गुप्ता, जो किसी कार से बनारस की ओर जा रहे थे। तभी अनियंत्रित ट्रक ने सबराबाद के पास जो है इन 4 को रौंद दिया जो कार सवार थे, और इस घटना से परिवार में पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। जी अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो घायल है उसकी क्या कुछ स्थिति है? एक व्यक्ति जिसमें घायल बताया जा रहा है उसको बनारस रेफर किया गया है, बनारस में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि स्थिति उसकी गंभीर बताई जा रही है। अभी जो स्थितियां हैं बेहद ही दर्दनाक तरीके से हुई है और जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज चल रहा है। जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की सासाराम से आपको बता रहे थे, जहां ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है और आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक का इलाज गंभीर स्थिति में जारी है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर थी, जिसको लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही नीतीश कुमार के शासन में बर्बाद हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि समस्तीपुर में जो स्वास्थ्य उपकरण का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल पहले किया था, वह उपकरण अब तक पैक रखे हुए हैं। देखिए, ये आम जन जानता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का सर्वनाश नीतीश सरकार ने किया है। आपने कोरोना के समय में देखा कि डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट इनके हेल्थ सेक्रेटरी को लिखा कि प्रॉपर किट्स नहीं हैं, और इसके लिए फाइल घूमता रहा, अखबारों में बात गई, मुख्यमंत्री तक गई, और ये किट्स 3 महीने के बाद 3 महीना फाइल घूमने के बाद 6ठा महीना में उपलब्ध किया, वो भी इंफीरियर किट्स। 90 से 98 डॉक्टर्स के मरने की सूचना है कोरोना। तो जिसके पास बुनियादी आवश्यकता की चीजें नहीं हो, उसमें रॉकेट साइंस कहां से आएगा? और इतनी लापरवाही है कि अभी देखा न्यूज में कि 1 साल पहले जिस स्वास्थ्य यंत्रों का उद्घाटन कर दिए नीतीश कुमार जी समस्तीपुर में, वो अभी खुला ही नहीं है, पैक है 1 साल तक। ऐसा कितना पड़ा होगा? बिल्कुल लचर, लाचार, बेबस व्यवस्था है, और इसमें जनता पिस रही है। नालंदा के बारांदी गांव में देर रात बाल बालाओं का अश्लील डांस करने का आयोजन का मामला सामने आया है। दरअसल जितिया पर्व के मौके पर हर साल मेला का आयोजन किया जाता है, और इस मेले के समापन के दिन मेला आयोजकों के द्वारा रात भर बाल बालाओं का अश्लील डांस करवाया गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि अश्लील डांस का आयोजन रुहुई थाना से महज कुछ ही किलोमीटर पर चलता रहा, लेकिन थाने को इस आयोजन का पता तक नहीं चल पाया। आपको बता दें कि दशहरा पूजा को लेकर अभी से ही प्रशासन के द्वारा लगातार बैठक कर लोगों को गाइडलाइन के अनुसार ही मेले का आयोजन करने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का आयोजन होता रहता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता ऋषिकेश जुड़ गए नालंदा से। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके का आयोजन होता है और महज थाने से कुछ दूरी पर, लेकिन फिर भी प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई त्योहार या कोई पर्व का आयोजन होता है तो उसके पहले थाना स्तर पर बैठक होती है, और उस वक्त कई तरह के गाइडलाइन जारी किए जाते हैं कि आप लोगों को मेला के आयोजन में नाच नहीं होगा, चाहे जागरण नहीं होगा। बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोरोना काल के दौरान कई ऐसे नाच की जो है आयोजन हो चुका है, और इसका ताजा उदाहरण देर रात रहुई प्रखंड के बारांदी गांव की है, जहां पर जितिया पर्व के मेले के आयोजन के समापन के दिन ग्रामीणों और आयोजकों के द्वारा जो है बाल बालाओं का नाच होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाच रात भर होता रहता है, और ये बारांदी गांव की दूरी थाना से महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन थाना को इसकी भनक तक नहीं लगती है, जो बड़ी सोचने वाली बात है। ऋषिकेश, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? देखिए, अभी तक प्रशासन की तरफ से इस नाच को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे ही ये बात मीडिया में आई है तो थाना में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर तो थोड़ी भी जानकारी मिलती है उनको और आगे भी, तो उनके तरफ से निश्चित तौर पर इस आयोजकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब बता रहे आपको कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी और देर रात तक इस तरीके से अश्लील डांस जो है वो चलता रहा है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से संवाददाता ने बताया है कि थाने परिसर में अब इसको लेकर सुगबुगाहट तो शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को निशाना बनाते हुए 1 लाख रुपए की लूट की है। बताया जा रहा है कि शातिर पहले एटीएम में घुसे और फिर एक एक कर सभी कैमरे पर स्प्रे छिड़ककर खराब कर दिया। और हालांकि अपराधियों की सारी करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। तो बता दें आपको कि एटीएम मशीन से किस तरीके से जो लूट की घटना है वो अंजाम दिया गया है, जिसको तो बता दें आपको कि सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला जो है वो कैद हो गया है। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बगहा में एसडीपीओ कैलाश प्रसाद के नेतृत्व में नगर थाना में जिला स्तरीय बैठक की गई और इस बैठक में एसडीपीओ ने सभी सीएसपी संचालकों और माइक्रो फाइनेंस कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे जब भी जहां से पैसे की उठाव कर रहे हैं इसकी सूचना स्थानीय थाने को अवश्य दे, ताकि उस राशि को पुलिस अभिरक्षा से सही तरीके से गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ थानों को भी इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी सीएसपी और माइक्रो फाइनेंस कर्मी सहित कार्यालयों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखना होगा। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी काज करती है, उसके जो फील्ड वर्कर है वो क्षेत्र में जाकर वसूली करते हैं और उसको लाकर फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मुख्यालय में जमा करते हैं। और कभी कभी कोई घटनाएं घट जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सीएसपी संचालक, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी और पुलिस वालों के बीच में। रोहतास के सासाराम प्रखंड के गिजवाही में मध्य रात्रि को ठनका गिरने से 2 लोगों का मकान ढह गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गांव में 2 मकान पक्की तरीके से गिरने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य जारी है। वहीं गाँव के समाज सेवी जयराम आशियाना ने सरकार से पीड़ित गरीब परिवार को सरकारी सहायता मुहैया कराने की गुहार लगाई है। सर दो आदमी के घर गिर गया है। राशन पत्ता ये सब सर यही में सब सिटा जता गया है। 2:15 बजे के लगभग बिजली गिर गया घर पर सुतला रात में। सब कोई माना सुरक्षित है ना? सुरक्षित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।